वालेकुम। लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। पेशावर से मैं हूँ अबू बकर सिद्दीक। मैं हूँ ज़रगून शाह। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, खैबर पुख्तनख्वा जहाँ दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, वही इस खित्ते में दीगर जराइम की शरह में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली पेशावर में ऐसे दो बड़े वाक़यात सामने आए हैं जो कि पेशावर में अपने नौइयत के पहले वाक़यात हो। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रोज़ाना एक नहीं दो नहीं दर्जनों कत्ल हो रहे हैं। खुद रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इस अहाते में जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, गुज़श्ता 3-4 साल में 5 कत्ल हो चुके हैं। ऐसे जराइम जिसमें ख़ानदानी दुश्मनियाँ हों, गैंगस्टर्स हों, लोगों के ऐसे बैकग्राउंड हों, उसमें तो कत्ल होना समझ आता है, लेकिन बुग़्ज़, हसद और नफ़रत को दिल में दबाए चेहरे पे मुस्कुराहट रखे हुए अचानक कोई एक सानहा हो जाना, ये वो गुस्सा है जो उस पहेली का जवाब था। लाहौर में कई ऐसी दास्तानें रकम हुई जो रिपोर्ट भी होती हैं। आज कोई एक केस स्टडी लेकर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों को हम बहुत इजी ले रहे होते हैं वो एक दिन कितनी करबनाक साबित होती हैं। बटबेर में 8 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इस दिलखराश वाक़ये में ऐसे 4 बच्चे भी शामिल थे जिनकी उम्रें 7 महीनों से लेकर 7 साल तक, और इस वाक़ये में 4 ख़वातीन को भी फायरिंग का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। जबकि अबदरा रोड पर रक्शे में सवार एक खातून और उनके साथ दीगर बच्चे जो रक्शे में सवार थे उन पर तेज़ाब फेंका गया और तेज़ाब फेंकने से उनके चेहरे और जिस्म के दीगर पार्ट जो है वो जुलस गए। तो आज हम इन दोनों वाक़यात से मुतल्लिक़ तफ़सीलात जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हम इस वाक़यात से मुतल्लिक़ पुलिस से भी बात करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि मुल्ज़िमान से भी बात करें, जबकि जो बटबेर वाक़ये के मक़तूलैन हैं उनके लवाहिकीन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम तर तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। जी, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कत्ल की रेशो है, चाहे वो किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है, डेकॉइटी है या कोई और वजह है, इस वक्त आपके ख़्याल में कत्ल की रेशो क्या चल रही है और उसके पस पर्दा मुहर्रकात ज़्यादातर आपके ख़्याल में क्या है? देखिए जी, हम चूँकि प्रैक्टिसिंग लॉयर है रावलपिंडी में, जो कत्ल की रेशो है इसमें ख़तरनाक हद तक दिन ब दिन जो है वो इजाफा और देखने में आ रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि बेगुनाहों को पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में मिली भगत करके मदइयों को खुश करने के लिए या सियासी सरसूख पे उनको मुलवस कर देती है। और दूसरी बात है कि सिविल डिस्प्यूट फिर वो बाज़ का कत्ल के मौक़ात बनते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि कहते हैं डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस के अदालतों जो इंसाफ नहीं होता, और इसमें पुलिस इस्लाहत जो है ना वो करनी बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर। इस वक्त मैं बड़ाबेर के इलाके पहुंच गया हूं और ये वही इलाका है जहां पर 8 अफराद के कत्ल का दिलखराश वाक़या पेश आया था। और मेरे पस मंज़र में आप देख रहे होंगे मुझे एक कब्रिस्तान में, तो बेसिकली इसी कब्रिस्तान में जो है उन 8 अफराद को दफन किया गया है। ये वो नन्हे बच्चे हैं जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ये उन नन्हे बच्चों की कब्रें जो है आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन रिजवान शेख अगर आपको दिखाए, और जो हमारे साथ यहाँ पर जो शख्स मौजूद है ये वो शख्स है जिनके 4 बच्चे, 2 इनकी बीवियाँ और एक जो इनकी वालिदा थी वो भी इस अफसोसनाक वाक़ये में जो है जाबाहक हुई थी। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये वाक़या जो है पेश आया था, बेसिकली बुनियादी वजह क्या थी इसके पीछे, और जब ये वाक़या हुआ तो ये उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे। ज़रा तफसीलन बताइएगा जो वाक़या पेश आया है। तो ये जो मुल्ज़िमान है क्या ये कोई रिलेटिव्स है आपके, और क्यों ये वाक़या पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली उस टाइम जो मैं ऑफ़िस में था तो फिर मुझे इत्तला आई कि इस तरह के घर पे कुछ अफराद आए हैं और घर के सारे बंदों को जो है ना शूट किया है और वो शहीद हुए हैं। उस वक्त तकरीबन मैं ऑफ़िस से बस इमरजेंसी बेसिस पे आ गया, और जब आ गया तो मैंने घर में देखा तो सारे को जो है ना मैयतें पड़ी थी। मेरी वाइफ थी उसमें, मतलब सारे घर के जो अफराद थे कोई भी तकरीबन बस नहीं बचा था। 1-2 जो बच गए थे वो भी अल्लाह पाक ने बचाए थे, और हम मौके पे नहीं थे, हालांकि वो इस नीयत पर आए थे कि हमने सारों को शूट करना था। और बेसिकली मतलब बुनियादी जो वजह थी वो यही थी कि ये मेरे चचाजाद और फूफीजाद बेटे थे,
और उसके साथ जो है ना मेरे चचाजाद बाबू के बेटों के साथ मेरे कुछ ज़मीन के पैसे रह गए थे। तो हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा उसको कई सालों पहले इतला भी दी थी, मगर उसने जो है ना कहा था कि मैं दे दूंगा, मगर नहीं दे रहे थे कई सालों से। अच्छा, कर्ज आप पे था या आपका नहीं, उन पे था? मेरा उन पे था। अच्छा, आपका उन पे था और फायरिंग का निशाना भी आपको हाँ, बना? एग्जैक्टली यही वजह है, यही मसला है। तो यही तो मसला है, तो उस पे था। और पुपेजाद बेटे जो थे उसके साथ मेरे जो है ना कारोबार के लिए मैंने उसको 21 लाख रुपए दिए थे। तो वो कारोबार उसने वो कहते कि वो लॉसेस में चला गया, मतलब नुकसान किया, और कारोबार के पैसे नहीं है। तो मैंने कहा नुकसान हुआ है तो जितना नुकसान हुआ तो मुझे मेरे साथ शेयर करें, कुछ ना कुछ तो बचा होगा। उसने कहा कि नहीं, आपके कुछ पैसे आपने मुझे पैसे दिए हैं। हालांकि इस रमज़ान से चंद महीने पहले मैंने उस पर जो है ना पेशावर सॉरी बटबेर के थाने में मैंने एप्लीकेशन भी दिया था। तो SHO साहब ने उसको जो है ना हाजिर भी किया था, वो आए भी थी। उसको ये मुहर्रर साहब को कह रहे थे कि हाँ इसने मतलब हमें पैसे दिए कारोबार के लिए, मगर अभी हमारे पास पैसे नहीं है और कारोबार ख़त्म हुआ है, लिहाजा हम इसको पैसे नहीं दे रहे हैं। जी। कितने पैसे थे, कितना फिगर आपने बताया था? 21 लाख रुपए मैंने कारोबार के लिए दिए थे, और तकरीबन कुछ 2 लाख कम व बेश जो है ना वो मेरे चचाजाद बेटों के साथ ज़मीन के रह गए थे, और ये 21 लाख तो मैंने कारोबार के लिए दिए थे पपोजाद बेटों के। बच्चों की उम्रें क्या थी, कितने साल के थे, और जो ज़ख्मी है उनकी हालत अब कैसी है? ज़ख्मी हालत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। और इसमें 2 मेरे बच्चे हैं और 2 मेरे जो है ना भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं। तो उसमें एक भाई के बेटे जो है ना उसमें एक 7 महीने का है और एक 7 साल का है, और मेरे बच्चे जो हैं उसमें एक मेरी बेटी है और वो 7 साल की है, और बेटा जो है ना मोहम्मद वकाशा, तो वो 5 साल का था। जी। जी, पुलिस से भी इस सिलसिले में हमारी बात हुई थी, और पुलिस के मुताबिक जो है इन मुलजिमान में जो है 6 मुलजिमान जो है उनको अरेस्ट किया गया है, जबकि जो सरकारी इसमें मुलाजिमीन थे मुलजिमान में, तो उनकी सरकारी मुलाजमत जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है, और मुसलसल जो है इस केस से मुतल्लिक जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, और दीगर जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। थाना मनावा की हदूद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कभी कभी नसीहत करना बहुत महंगा पड़ जाता है कि इंसान अपनी जान से चला जाता है। 28 साला नसीर कत्ल हुआ क्योंकि वो अपने बहनोई को नशा और डकैती करने से मना करता था। उसके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, जो आसपास के दोस्त भी ये नसीहत करते हैं अगर कोई भी शख्स इन कामों में पड़ जाए, तो इतना इंटेंस ये कैसे हो गया? ये अचानक हुआ ना, ये पहले भी 1-2 दफ़ा उसने रोका है उसको। शुरू से ज़रा बताइएगा कि क्या आपका ताल्लुक़ था आपके भाई से, उस शख्स का जिसने कत्ल किया? ये सबसे पहले ये जो लड़का था ना, ये जो अमजद नामी है, इस पहले ये ना ऐसे ना तकरीबन साढ़े ना 2-3 साल पहले ना शादी के ना बाद है ना इन्हें सानू कहा जी है ना रिश्ते के लिए साढ़े घर आए, तो असी मना किया सी कि रिश्ता ही नहीं देना है साड़ी बात बहन के रिश्ते के लिए। हाँ जी, क्योंकि सानू पहले ही पता ही कि चोरियां डकैतियां वगैरह पहले ही करता है। ठीक है। असी मना किया, साड़ी वालदा ने यही कहा कि असी ये देन च राजी नहीं, असी नहीं रिश्ता देना। बकौल ना फिर भी चलो कुछ भी होया, इधर उधर के लोगों ने रिश्तेदार वगैरह ना उन्होंने कह के ना तो रिश्ता दे दिता। उस तो बाद फिर असी ना सानू पता लगा जी ये चोरियां करता है। मेरे पास फिर आए ने लामा लैके आए ने, फिर क्या फिर लाए ने, मैं मना किया। फिर उन्हें की किया, जड़ा नसीर नामी ना जिन्हों कतल किया इन्हें, उन्हें 2-3 दफ़ा मना किया, यार साढ़े घर लामे आते, तुहाडा बहनोई ये चोरियां डकैतियां वगैरह करता, इन्हू समझाओ ने। उन्हें इन्हू समझाया 2-4 दफ़ा ने, उन्हें बुरा लगता है कि मैनू क्यों समझाता है। उस बाद फिर दोबारा ना साढ़े को भी आया लामा 2-3 दफ़ा, तुहाडा बहनोई इधर मना करो। असी 2-3 दफ़ा अपने वालद नूं कहा, वालदा नूं कहा कि तुहानूं पहले मना किया है कि जे चोरियां डकैतियां करदा इन्हू रिश्ता ना दिओ, लेकिन उसके बावजूद तुसां फिर दे दिता। लेकिन हुण असी की कर सकदे, की कहिए, हुण इहदे बच्चे ने, हुण इन्हूं मना भी करिए, इहदी रिक्वेस्ट कर सकने आ। इहदी रिक्वेस्ट भी कीती, इहदी मिन्नत कीती कि अमजद यार छोड़ दे, अच्छी गल नहीं कि साडा एक इज्जत एक म्यार है, तो सानूं लोग जिहड़े ना लामा तेरा देंदे ने। खैर ना टाल मटोला कर दिंदा सी। उस तो बाद इन्हां ने साडी जाती अपनी इस घर जिथे खड़े आ ना, इत्थे 1-2 दफ़ा चोरी कीती उन्हें, बकरे वगैरह और भैंसे वगैरह वो ना लैके चला जाता ही। हुण उन्होंने पुछना तो उन्हें कहा जी मैं लैके नहीं गया है, कभी सबूत भी हो जाना, मैं खुद जाके लैके आया जिथे जाके अगले घर बनता ही बेचता ही ना, मैं लैके आया वहाँ, फिर भी असी कोई गल नहीं की। हुण जिहड़ा नसीर सी ना, इन्हें जाके एक दफ़ा ना मजबूर हो के इहदे घर जाके उन्होंने दस्सिया कि यार दोबारा अगर की ना तो साढ़े तो बुरा नहीं होना, तो इंसान का पुत्र बन। ठीक है। खैर उस तो बाद ना ये आया, अद्धे घंटे बाद आया तो आन के इन्हें फायरिंग शुरू कर दी। यह साड़ी जगह जी सामने उन्हें ना फायरिंग की है, कुछ जगह निशान हले भी पड़े ने फायरिंग करके। कैमरामैन अगर पैन कर सके तो ये छत पे फायर लगे जी, सामने एक कार्नर जो ना कोने पे ठीक है, फायर लगे सामने सारे जड़े। ठीक है। कितने अर्से पुरानी बात है? ये तकरीबन 1 साल पुरानी है। ठीक है, 1 साल पहले फायरिंग की? नहीं सॉरी, ये तो हुण 2 साल हो गए ना, इस तो 1 साल पहले मरण तो पहले, हुण 28 तरीक दूसरा महीना 2023 नसीर कतल होया है। इस तो 1 साल पहले की गल है। फायरिंग की फायरिंग हुई 15 कॉल चली है,
ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੈਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਕਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਆ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਖਤ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਸੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇhtiyਾਤ ਕਰੋ कुछ दिन पहले बाद में फिर साढ़े जिधर आपने सीरियस नहीं लिया कि वैसे ही कहता है कोई वैसे ही कह रहा है कि कोई इतनी बड़ी रंजिश है ही नहीं की हाँ, जिसकी वजह तो उन्हें कतल कर है। देना उस बाद फिर साड़ी दूसरी मशीरा जिस घर व्याही ना वो ससुराल वाले ने कहा कि अमजद की वालदा जो मारने वाला कतल करने वाला है वो वालदा ने कहा जी कि नसीर को कहो कि इन्हों की सुलह करवा दे आपस में कहता मेरा बेटा कह रहा पिस्टल लैके चक्कर लगा रहा कि मैं जी इन्होंने कतल कर देना। जी ये बताएं कि इस वक्त आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ भी कत्ल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है कि रोज़ाना एक नहीं दो नहीं दर्जनों कत्ल होते हैं पाकिस्तान में, इसके ज़्यादातर मुहर्रकात क्या हैं और कत्ल के इन इक़दामात के पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या होते हैं आपके ख्याल में? देखिए ये डिफरेंट किस्म की रीजन्स होती हैं, जिस तरह के ओल्ड सेइंग है कि मर्डर जो होते हैं वो जानजार और ज़मीन के ऊपर होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो रीजन्स हैं इसमें डिफरेंट ज़मीन के ऊपर भी मर्डर हो रहे हैं ज़्यादातर। जो टेंडेंसी है एक डिफरेंट लोग जो हैं मर्डर केसेस में इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब एक क्रिमिनल होता है तो उसके साथ पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो कोर्ट्स के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि ये इस तरह जो बेगुनाह लोग भी होते हैं, रीजन्स डिफरेंट किस्म की होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि औरतों की जैसा कि कोई गैरत के नाम पे काफ़ी कत्ल हुए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, और उस पर लॉ भी बनाया गया, इसको ज़रा स्ट्रिक्टली कानून के अंदर इसको थोड़ा सा अगर एलेबोरेट करें कि जो गैरत के नाम पे कत्ल हो रहा है जी उसमें होता ये है कि पूरी फैमिली की मिली भगत से एक औरत को या एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता जी है, हाँ। उसके भाई कत्ल कर देते हैं, कज़न कत्ल कर देते हैं, फिर होता ये है कि बाप उसको माफ़ कर देता है। तो ये किस तरह का कानून है इस वक्त? देखें ये जो बाप का माफ़ करने की हद तक ये है, ये मिल के जिस तरह प्री प्लान करके मर्डर अगर होते हैं तो इस पे कानून को चेंज कर दिया गया है। अगर ये साबित हो जाए कि ये प्री प्लान है, मिली भगत है इनकी। वो माफ़ नहीं कर सकते। अच्छा। जी हाँ, और सेकेंडली ये है कि जब ज़ाहिर है ये अना और गैरत का मसला है, हमारी सोसाइटी में भी इस तरह है कि मेल डोमिनेटेड है और कुछ तालीम की कमी है, तो इस वजह से इन्वॉल्व होने वाले को डिफरेंट किस्म के केसेस हैं जो रिपोर्ट भी हुए हैं। जिस तरह अब्टाबाद में केस हुआ था जहाँ पर औरत को एक कैरी डब्बे के अंदर डालकर और उसको आग लगा दी थी, और ये कहा गया बाद में कि ये मर्डर जो है ये इंसिडेंट हुआ है आग लगने के, लेकिन देर आफ्टर वो सिक्रेटाइज हुआ तो उसमें काफ़ी लोगों को जो इन्वॉल्व उसमें पाए गए थे, ख़ुसूसन उनकी फैमिली थी। और इसी तरह कोहिस्तान में कत्ल हुए थे, बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो नोटिस लिया था, वो जो गैरत के नाम पे हुआ था। गैरत के नाम पे था। तो इसमें डिफरेंट रीजंस हैं, वो किसी न किसी सर्कमस्टांसेस में है। सपोज़ डकैती के ऐसे केसेस हैं, डकैती के दौरान भी मर्डर हो जाते हैं, और कोई भी ऐसी कोई प्रीवियस एनिमिटी है जो कि सालों से चल रही होती है, वो भी इसकी रीजंस हो सकती हैं। जी जी बटबेर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक हम पुलिस से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसपी सदर डिवीज़न मोहम्मद ज़मान ख़ान, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसे वाक़या पेश आया, वजूहात का है। सर बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक अब तक कितनी गिरफ़्तारियाँ हुई है और कैसे ये वाक़या पेश आया, ज़रा डिटेल्स बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। ये वक़ूआ 25/6/024 को रनुमा हुआ था, दिन का टाइम था। वहाँ पे ये टोटल 9 मुलजिमान थे। सारों ने आकर बामुसल्ला और इसहाक के घर अंदर घुसकर इसने घर के अंदर मस्तूरात और बच्चों पर अंधाधुन फायरिंग करके, जिसमें 4 ख़वातीन और 4 बच्चे उसमें उस पर फायर करके वो मौका पर जान बहक हुए, और इसको उसी टाइम अस्पताल पोस्टमार्टम और इसके लिए भेजे गए। इसमें एक बच्चा और एक औरत वो शदीद ज़ख्मी थे, वो दोनों बच गए हैं, जबकि बाकी 4 बच्चे और 4 ख़वातीन उसमें फौत हो चुके हैं। इसमें कुल 9 मुलजिमान थे। इसमें जायदाद का तनाज़ा था और रकम का लेन देन का तनाज़ा था एक दूसरे के साथ।
तो इसमें GIT बनाकर इसमें हमारे IG साहब खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर साहब, कासिम अली ख़ान CCPO साहब और SSP ऑपरेशन जुल्फ़िकार काशिफ जुल्फ़िकार साहब, उसने इसमें एक GIT बनाई SP इन्वेस्टिगेशन और सजाद खान साहब और हमारे निगरानी में। इसमें हमने एफर्ट्स करके इसमें कुल 9 मुलजिमान थे, इसमें 6 मुलजिमान हमने अरेस्ट किए हैं, बाकी 3 बाकी है इसमें, और इसमें तगुदौ जारी है। इंशाअल्लाह ये भी अनक़रीब गिरफ़्तार हो जाएंगे। अच्छा, मुलजिमान ने इब्तदाई तौर पे अपने एतराफ़ में क्या बताया है, क्या प्लानिंग की गई थी इस वाक़े के हवाले से? और बच्चों को फायरिंग का निशाना बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, तो क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया मुलजिमान ने? बिल्कुल जी, ये तो बहुत बड़ा दिलखलाश वाक़या था, चूँकि तारीख़ गवाह है किसी की दुश्मनी हो या जो भी हो, मगर आज तक किसी ने बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाए हैं। और इसका काफ़ी दुश्मनी आपने देखे होंगे, ये हमारे पठानों की रिवायात भी नहीं है कि बच्चों और औरतों के साथ हम दुश्मनी में वो दरमियान में नहीं लाते हैं। मगर ये एक ऐसा वक़ूआ हुआ है कि एक दिलखराश वक़ूआ हुआ है, और ये बिल्कुल प्री प्लान के तहत ही जो वक़ूआ हुआ है। अगर आपने देखा होगा, अभी पहले दिन भी आए थे तो ये सारे भाग गए थे, तो इन प्री प्लान के तहत इसने ये कार्रवाई की है और इसे असलहा भी रिकवर हुआ है। और उसने अपने बयानात में कहा भी है कि इनके साथ हमारी दुश्मनी थी। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस वक्त हमारे साथ एक फ़र्द मौजूद है, मोहम्मद इकबाल उसका नाम है, और उसका ये कहना है कि उसका भांजा कत्ल हुआ है इसी साल, लेकिन उसकी FIR अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। इकबाल साहब, क्या वजूहत हैं, क्यों अभी तक आप लोगों की जो FIR है वो रजिस्टर नहीं हुई? सर, FIR इन्होंने बहुत लेट रजिस्टर की है, लेकिन उसकी अहम जो वजह है कि ये 9 FIR लेट रजिस्टर हुई। 9/4 को इन्होंने ये मर्डर हुआ है सर, तो 9/4 को इन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से लिया, इनको बच्चे को लेके गए। इलाका कौन सा था? मैं ये सदकाबाद, रफ़ात कमर मेरा तफ्शीशी है सर। और मज़े की चीज़ कि मैं उसका मामू हूँ, सका, ठीक है जनाबे वाला, जो कत्ल हुआ है, जो कत्ल हुआ है मेरा वो सका बन जाए, उसका और कोई बहन भाई नहीं है। उसका वालिद साहब है, जबकि मजदूर है, वो फिफड़ों का मरीज़ है। उसने मुझे पावर अटारनी दी रफ़ात कमर मेरे आईओ के कहने के ऊपर कि चाचा आप इसको स्टाम्प दे दें। स्टाम्प दे दिया। मैं फिर उसके बाद उसके पास गया, मैंने मुजरमों के नाम दिए, उसने आज तोड़ी मुजरमों के नाम नहीं डाले, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि मैं कोर्ट में गया, बाई ए में कोर्ट में जाके तो उसने मेरा बयान लिखा, ठीक है। उस बयान नज़ा जबकि पुलिस आरिफ मोबाइल गाड़ी के था जो मौके के ऊपर गया, आरिफ नामी सब इंस्पेक्टर है, यानी फौत होने से पहले उसने बयान दिया है? बयान दिया है। मरने से पहले वो 5 घंटे ज़िंदा रहा है, उसको जब 3 फायर लगे वो 5 घंटे ज़िंदा रहा है। उसने आरिफ नामी ने उसका बयान नज़ा नोट किया, हॉस्पिटल में बयान नज़ा नोट किया, वहाँ पर मौके पर बयान नज़ा नोट किया। उसके बाद मैंने CPO रावलपिंडी को एप्लीकेशन दी है, खुद मैं पेश हुआ हूँ, कई हज़ार मरतबा मैं उसके पास पेश हुई हूँ, उसने कोई मेरी बात नहीं सुनी, सुनवाई नहीं हुई आपकी? सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एंटी करप्शन में गया हूँ, एंटी करप्शन में मेरा केस चल रहा है, एंटी करप्शन कोर्ट में नहीं, एंटी करप्शन की थाने के अंदर। वो आपके भांजे को कत्ल करने की वजह क्या थी? वजह ये है कि उन्होंने पहले भी उसके ऊपर फायरिंग वगैरह की थी, उसको मेरे पास वो सबूत सारे मौजूद है। ये एक दहशतगर्द टीम है, कब्ज़ा माफिया है, ये दहशतगर्दी करते हैं, मंशात फरोशी करते हैं। और ये एक अभी क्या सूरत हाल है? अभी सूरत हाल ये है कि जो आखिरी उनकी रिपोर्ट आई है सर, उन्होंने मेरे गवाह को बीबी को सिदरा को गवाह लिख दिया मुजरिम को। ये इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ मौजूद है सर। अब मैं कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ और पुलिस के पास। कितने अरसे से आप कोर्ट में आ रहे हैं? ये 9/4 से लेकर 2024 आज 7वां महीना जा रहा है, 7वें की सर 20 तारीख हो गई है। कोर्ट किस लिए आते हैं आप? कोर्ट यही अपना इंसाफ मांगने के लिए। इंसाफ नहीं मिल रहा? इंसाफ मुझे नहीं मिल रहा जी। वो मोहम्मद अली भट्ट ने पहले दिन से हमें ये बोला था कि आपने किसी की सिफारिश नहीं डलवानी, किसी को आपने पैसा नहीं देना, तो इसलिए हमने किसी की सिफारिश भी नहीं डाली। हालांकि हमारे इलाके के वो MN स्पीकर हैं अयाद सादक, वो भी हैं, और उसके बाद से शौकत भट्ट हैं, वो किसी की भी हमने उसको सिफारिश नहीं जो ना किसी को नहीं भी बोला कि आप सिस्टम पे एतमाद किया, सिस्टम पे एतमाद किया कि ये ईमानदार अफीसर है और ये ईमानदारी से काम जो ना कर रहा है। तो हम उसके भरोसे से जो ना हम बस चक्कर लगा रहे हैं। हफ्ते बाद हमें बुला रहा है, 15 दिन के बाद बुला रहा है, महीने के बाद बुला रहा है। वो भी जब हमने उसको टच करना है तो उसने बोलना है कि आप आ जाओ, आके तो जो उसका जो रीडर है ना
وہ اس کا نام ہے ہمایوں. وہ ہمیں بلواتا ہے ڈائریکٹ. اب اس کے ساتھ ہماری بات نہیں کرواتا. جو ڈی ایس پی محمد علی باٹن ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری بات نہیں کرواتا. وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ ملتا ہے 2-3 منٹ اگر ملتا بھی ہے تو وہ ہمیں صرف مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ ہفتہ ہمیں دے دے تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا ملزموں کو پکڑ لیں گے. میں آپ سے شرمندہ ہوں. ابھی تقریباً کتنا ٹائم ان کو دیں, تقریباً 2 سال کا جو ٹائم ہے وہ پیریڈ شروع ہو گیا ہے. تو وہ جو دوسرا جو ہمارا جو قاتل ہے وہ ابھی اشتہاری ہے. ابھی یہ دیکھو ان کے پاس لوکیشنیں ہیں عام جو بالکل گاؤں کے جو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک چوکی ہے ان کے پاس بھی اگر اس طرح کا کیس دینا تو وہ بھی ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا وہ چور کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن ان کے پاس تو سسٹم بہت بڑا ہے. ان لوگوں نے ابھی تک وہ سسٹم کو یا تو استعمال نہیں کر رہے. اگر کوئی بھی بات ہے تو کھل کے ہم سے بات کرے کہ بھائی یہ بات ہے کہ اس طرح ہم جو نا کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کے بھروسے پہ نا کسی کی سفارش ابھی تک سفارش نہیں ڈالی. یہ بتائیں کہ ہمارے نظام میں جس فیملی کا قتل ہو جاتا ہے, جو مقتول کی فیملی ہوتی ہے, کیا اسے آپ کے خیال میں انصاف جلدی جلدی مل جاتا ہے یا ان کی شنوائی ہو پاتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اگر کسی بھی فیملی کا مرڈر ہو جائے, قتل ہو جائے تو پہلے تو ایف آئی آر کرانا ہی بہت مشکل کام ہے. بہت ایفرٹ کے بعد بہت محنت کر کے ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے. ایف آئی آر سے پولیس یا تھانہ ایوائڈ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں ایک دم سے نا, وہ کاگنیزیبل اوفینس ہے, ان کو لینا چاہیے اس پہ اسٹیپ, لیکن وہ لیتے نہیں ہیں کیونکہ بہت سے لیکوناز ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. مطلب کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں خاندانی دشمنی کے ڈفرینٹ اس میں مرڈر ہوتے ہیں, جیسے لائک عدنان مرڈر کیس ہو گیا یا اس طرح کے کوئی بھی ڈفرینٹ. سارا انعام ہے, مقدم نور مقدم کا کیس ہے. جی نور مقدم کا کیس ہے, زینب قتل کیس ہے. اب اس میں لیکوناز اس طرح کے چھوڑ دیے جاتے ہیں ایف آئی آر درج کرتے ہوئے بھی کہ ملزم پھر آرام سے بری ہو جاتے ہیں. اس میں ہرڈلز ہوتی ہیں, جگہ جگہ اس کی تفتیش میں ہرڈلز ہوتی ہیں. اس کو ضمانت کے لیے جب جاتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں, اس کے چلان آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ان کے میڈیکل کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, میڈیکل لیگل وہ اس طریقے کا نہیں بنایا جاتا. اس میں ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں انوالو, جس وجہ سے لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان کے اکراس جو بھی مرڈرز ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر وجہ کیا چیز بنتی ہے؟ مختلف مسائل ہیں. اس میں دیکھیں خاندانی دشمنیاں آ جاتی ہیں, اس میں فیملی تشدد آ جاتا ہے اور مینٹیننس وغیرہ. پراپرٹی کی ایشوز ہے. جی پراپرٹیز کے ایشو ہیں, وہ دیوانی مقدمات جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. بیس میں بہت سی چیزیں پس پردہ جو بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یا مرڈرز ہو رہے ہیں نا, ان کے پس پردہ ایک کہانی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کی خاندانی دشمنی ہو گئی, خاندانی جھگڑے ہو گئے, فساد ہو گیا. اصل میں یہ ہے کہ سوسائٹی ہماری عدم برداشت کا شکار ہو گئی ہے, ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے, جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ایف آئی آرز بھی درج نہیں ہو رہی. بندے لاسٹ ویک میں ایک یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون نے کھانا دیر سے بنایا, جس کی وجہ سے اس کے خامند, اس کے دیور اور دیگر افراد خانہ نے اس پہ تشدد کیا, جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی, مرڈر ہو گئی, قتل ہو گئی, اور اس کا ابھی تک کچھ نہیں بنا. آپ کے خیال میں یہ جو قاتل اور مقتول کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے, کبھی اصلی بات بھی سامنے آتی ہے یا نہیں آتی؟ بہت کم ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل بات کبھی سامنے لانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. پریشر ہوتے ہیں, سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں, لوگ ایف آئی آر درج کرانے سے بھی کتراتے ہیں, اور اگر کترا دی جائے تو کمپرومائز کر دی جاتے ہیں کہ مصالحت کر لیں. ہماری سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں اور اصل بات بہت کم نکلتی ہے. جی, خاتون پر تیزاب پھینکنے کے معاملے میں مجموعی طور پر اب تک 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اے ایس پی ٹاؤن نازل شہزادی موجود ہے, ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں. میڈم بتائیے گا, یہ واقعہ جو ہوا تھا تو بیسیکلی یہ پشاور کا پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اور مجموعی طور پر ملزمان جو گرفتار ہوئے تو انہوں نے کیا بتایا, انویسٹیگیشن کیا ہوئے تھا, تفصیل بتائیے. ہاں جی, یہ پشاور میں اس نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس میں کہ ایک خاتون کو ریج کی بیس پہ نشانہ بنایا گیا تھا, اور اس میں جیلسی فیکٹر تھا جو پیچھے بیہائنڈ دا سین فیکٹر تھا, جو کہ اس کے ایکس ہسبینڈ کی طرف سے تھا. اس نے یہ پلاننگ کی تھی ساری کی ساری, اور لوگوں کو ہائر کیا جو اس کی ریکی کرتے تھے, اس کی موومنٹس دیکھتے تھے کہ وہ کب نکلتی ہیں, کہاں جاتی ہیں,
اور اسی طرح سے اس کے یہ سارا پلان کیا اور اس میں پھر 2 الگ سے لوگ ہائر کیے جنہوں نے اس کے اوپر ایسڈ تھرو کیا. اس میں ہم نے ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا. اس کے علاوہ آج ہمیں جو مرکزی ملزم تھا جس نے ایسڈ اس کو تھرو کیا تھا اس کے اوپر، اس کے چہرے پہ گرایا تھا، جس میں 2 بچوں کے اوپر بھی گرا تھا اور اس کی بہن کے اوپر بھی ایسڈ گرا تھا، اس کو ہم نے گرفتار کیا اور اس نے یہ کنفیشن کیا ہے کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہے. اور ان کے رابطے تھے، جو اس کا ایکس ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ رابطے تھے. انہوں نے لاہوری گیٹ سے جا کے ایک مارکیٹ سے، ایک دکان سے ایسڈ لیا ہے اور انہوں نے یہ اس کے اوپر پھینکا تھا. اس کے عوض انہوں نے 8 لاکھ روپے لیے تھے ان سے اور یہ انہوں نے آپس میں بانٹے ہیں. اور اس میں جو ریکی کرنے والا ملزم تھا جس نے انفارمیشن ساری اکٹھی کی تھی کہ خاتون کب نکلتی ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، کس ٹائم پہ نکلتی ہیں، تو اس کی ریکی کرنے والا جو ملزم تھا وہ بھی ہم نے گرفتار کیا ہے اس ملزم کی انفارمیشن کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہم وہاں تک بھی گئے ہیں جہاں سے جس دکان سے یہ ایسڈ لیا گیا ہے. اب وہ دکانات جو ہیں وہ تو ایسڈ پرچون کی دکان جیسے ہوتی ہے اسی طرح سے وہ اپنے اشیاء وغیرہ فروخت کر رہے ہیں، صرف وغیرہ صابن جس میں ایسڈ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اس میں ایک ایشو ہمیں یہ فیس کرنے میں آیا کہ ایسڈ جو ہے وہ ایلیگلی رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے پاس ان کے پاس پرمٹ وغیرہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں کہ ہم جو ایڈمنسٹریشن ہے ہم اس کو لیٹر کر رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے ایکشن لیں جو لوگ ایلیگلی ایسڈ رکھ رہے ہیں پاس، تاکہ اس پہ ایکشن لیا جا سکے. اچھا میڈم، ایک جو ملزم ہے جو اس کا سابق شوہر بتایا جا رہا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے آپ کیا ایکشنز لے رہی؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے انہی کے کہنے پر ہوا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 8 لاکھ روپے بھی ان ملزمان کو دیے تھے، تو اس کی گرفتاری کے لیے آپ کیا سٹیپس لے رہی؟ ہاں جی، اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ باقاعدہ اس میں ہم سٹیپس لیں گے اور ہم نے لیٹر بھی کر دیا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ تھوڑا پروسیس ہے لمبا جس میں ہم انٹرپول سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہماری لا انفورسمنٹ آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی، ان سے ہم رابطہ کر کے تو اس ملزم کو ہم وہاں سے لے کے آئیں گے. جی، پولیس کے مطابق جو اس واقعے میں ملوث ملزم ہے، جو اس متاثرہ خاتون کا سابق شوہر ہے جس کے کہنے پر اس تمام تر واقعہ رونما ہو، تو اس کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے باضابطہ طور پر خط لکھا گیا ہے وفاق کو، اور اس کی گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس کی والدہ موجود ہیں. میرے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ جوان موت اٹ سیلف ایک پوری زندگی کا سانحہ ہے جو کہ کبھی نہیں بھولتا آس پاس والوں کو، اور اگر کسی ماں کا لخت جگر چلا جائے تو اس پر تو شاید بات کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے. میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی. کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ انصاف کے لیے؟ مجھے انصاف ملنا چاہیے. میرا جوان بچہ گیا ہے، مجھے انصاف ملے. میری سرکار نے انصاف کو نہیں دیتا. آپ کبھی گئی تھانے؟ ہاں، تھانے میں گئی سا. کسی نے نہیں بات سنی؟ ہاں، کسی میں نہیں بات سنی. حکومت سے کہنا چاہتے کسی جتنے گئے تھا تو گئے کسی نے گل سے ممدلی بٹ نے بلا کے گل کوئی نہیں سنی. کیا کہتی ہے پولیس؟ بنایا اسی بناوا گے کچھ کرے، کچھ نہیں بنایا. کس نے مارا آپ کے بیٹے کو؟ میرے جوائی نہیں. پکی بات ہے؟ پتہ آپ کو؟ پکی بات. تو وہ جو آپ کی بیٹی ہے، بیٹی وہ گھر ہی ہے، نکے نکے بچے سے لے کے بیٹی وہ گھر ہی ہے، بھراواں دی نہیں بنی. تو آپ کی جو بیٹی ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے شوہر نے ہی اس کو مارا ہے؟ آپ وہ دس دی، وہ نہیں دس دی. وہ تو انہوں نے کچھ سارے متے ہی نہیں مڑ کے لگی. یہ تو چلے گئے میرے نہیں متے لگی. وہ پتہ نہیں کدے ڈیرے تے رہ رہے نے. میں مامے دی بیٹی ہوں، میرا ماما دا پتر سی. سانو انصاف چاہیے. مینوں تو دوسرے بچیاں دا بھی ساریاں دا ہے. سارے بچیاں دا فکر لگا رہندا ہوں. سارے فکر لگا رہے، باہر اندر جاندے نے. مینوں رات نیندر نہیں پھر آوندی. نندی نے رات گھر آ جاندے نے، ویکھ لینی پھر مینوں سکون ہوندا جری. آپ کو خطرہ ہے کہ ان کی جان کو بنا کچھ ہو؟ اللہ تعالیٰ امان میں رکھے. مینوں انہاں دا بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ آزاد پھر رہا ہے. ہاں، رات پھردا ہوندا، سرے عام پھردا ایتھے آوندا. آج اس وقت میں تھانہ گلبرگ میں موجود ہوں اور تیزاب گردی کے واقعے میں ملوث جو مرکزی ملزم تھا اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت وہ پولیس کے حراست میں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا تیزاب گردی کا، تو کیا پلاننگز تھی اتنی، کتنے مہینے سے پلان کر رہے تھے یہ سب کچھ، اور کیوں یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے؟ آج ہی اپنا نام بتائیے گا. عمر. اچھا، چونکہ اردو بولنے میں ان کو دشواری، ہم ان سے پشتوں میں بات کریں گے. ادارہ تو ہے دا واقعہ سے ہوا پوری ډیټیل تفصیل مونږ سره شریک کړه. دا واقعیا خو د یو میاشت پیله نه وه. زموږ یو ملګری د اسټرالیا کې دی، د جنۍ خاوند دی. نو دې زموږ دې ملګري ته ویلو چې
موږ له داسې دا کار وکړه پوه شوې دا جینۍ اول زموږ د ملګري ښځه وه بیا یې وله طلاق ورکړی پوه شوې هغې نه پس تیال ملګري موږ ته وویل چې جینۍ داسې داسې دې ټاون کې ده او دا ټایم 5 بجو نه تر 10 پورې ماښام ټایم یې راوځي پوه شوې تاسو به لاړ شئ او په دې به تیزاب ولې زموږ دې ملګري ته یې ویلو تاسو له موږ پیسې درکړو تاسو له څومره پیسې درکړې شوې او چې ته مخکې مو داسې واقعه کړې ده مخکې د زنانه باندې یا داسې نور چا باندې تیزاب ویشتلی دي؟ نه جی اولنی ځل جی بس موږ اوسه لاړلو او 7 लाख روپۍ ملګري ته مې ویلو 7 लाख روپۍ ورکړې وي. ستا پکې څومره حصه تا ته څومره ملو؟ ما ته 3 लाख روپۍ ویلې خو ما ته 1 روپۍ هم نه ده میلاولی چې زموږ کوم ملګری دی هغه نشته دی پیسې مې هغه سره وي او د کور نه موتی دی. دا تیزاب د چې ته نه میلاو شو او دومره اړه دې وکړو چې یاره په یو زنانه باندې ته تیزاب ولي یاره د سره نه وه تیزاب میلاو شي له اورګیټ نه یاره ولې نه وه جي خو بس مطلب تا ته پته نه و چې زه به ګرفتارېږم بیا او یو زنانه باندې تیزاب ویشتل هغه ټول ژوند دې سره متاثره کیدی شي نو څه قسمه یاره په زړه کې دې نه راتله چې یاره دا غلط کار کوم لګیا یم یاره ولې نه وه خو بس جي اوس پیمانې جي ستا دا چې کومه زنانه دا په تیزاب ویشتي د دې سره څه رشته داري وغیره یا څه ریلیټیو ده ستا ده؟ نه جي زما ورسره هېڅ هم نه جي نه ما پېژنې او نه زه پېژنم. او د دې واقعې نه پس بیا چېرته تښتېدلی وې فرار چېرته فرار شوی وی؟ جي موږ اسلام آباد کې وو یوه ورځ آی نه پس خو بیا زه کور وم جي. جی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بھی مرڈرز ہوتے ہیں ان مرڈرز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس پردہ حقائق اور ہوتے ہیں کوئی داستان اور ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ حقائق کیا ہوتے ہیں یہ داستانیں کیا ہوتی ہیں ان مرڈرز کے پیچھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہمارے جو مجموعہ قوانین ہے اس میں سب سے بڑا آفینس ہے جو مرڈر کیس کا ہے جس کو سیکشن 302 کہتے ہیں. اس کے جو پیچھے کہتے ہیں نا حقائق اور پس پردہ محرکات ضرور ظاہری بات ہے مرڈر کوئی عام چیز نہیں ہے. کچھ چھوٹے سے ایشو پر یہ اب تو خیر مائنر ایشوز پر بھی مرڈر ہو جاتے ہیں. یہ سب کام اس وقت انویسٹیگیٹ کیے جا سکتے ہیں جب آپ کی انفارمیشن میں آتے ہیں جب جو فرسٹ آئی ہوتا ہے نا آئی او مین انویسٹیگیشن آفیسر جب وہ پلیس آف اکرنس میں پہنچتا ہے اس کو حقائق کا معلوم کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پر جدید سسٹم بہت کم یوز کیا جاتا ہے. زیادہ تر ہمارے انویسٹیگیشن اتھارٹیز جو ہیں جو آئی او حضرات ہیں جو ایجنسیز ہیں وہ کمرے میں بیٹھ کر تفتیش کرتی ہیں. ان کے ملازمین چلے جاتے ہیں وہ پلیس آف اکرنس سے انہوں سے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بس آپس میں آفس میں بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر جمع منفی کر دیتے ہیں. اگر اس کی پراپر وہ انویسٹیگیشن کریں تو بہت ساری وہاں سے حقائق پتہ چل سکتے ہیں اور سدباب بھی کیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں اس خاندان میں یا جو اتنا انہونی واقعہ ہو گیا ہے ایک تو جو قتل کر رہا ہے جو قتل ہو رہا ہے یعنی قاتل اور مقتول کی ایک سٹوری تو میڈیا پہ آتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور سٹوری ہوتی ہے جو اصل سٹوری ہوتی ہے وہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے یا جو کوئی وجہ ہوتی ہے کبھی وہ بھی منظر عام پہ آتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی اب جتنی ایف آئی آرز اٹھا لیں جب سے پاکستان مرز وجود میں ہے سیکشن 302 کی ایف آئی آرز اٹھا لیں کچھ علاقے ہیں جہاں پر اینیس کرائم میں 302 کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ خاندانی دشمنی کی بین چڑھ جاتے ہیں وہ لوگ. کچھ سڈن فائٹس ہوتی ہیں جہاں جس میں مرڈر ہو جاتے ہیں. اس میں جو سٹوریز کی جہاں تک بات کی جاتی ہے نا کہ اس میں اصل حقائق کہاں سے پتہ چلتے ہیں وہ پہلے میں نے کہا آپ کو آئی او جو ہوتا ہے آئی او وہ کیونکہ دونوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے ملزمان انویسٹیگیشن آفیسر آئی او انویسٹیگیشن آفیسر ملزمان کو بھی کمپلیننٹ پارٹی کو بھی ورثہ کو بھی اور اس کے جو بھی ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو محلے وقوع ہوتے ہیں اس کے تمام حقائق جاننے کے لیے اس کو علم ہوتا ہے. ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ آفتاب پھلڑواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ابھی ایک کیس پر ہم بات کر رہے تھے مرڈر کیس پر اس پر انویسٹیگیشن آفیسر نے اعتراف جرم کے بعد یعنی ملزم مجرم ڈکلیئر ہو گیا اکارڈنگ ٹو دا پارٹی اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر انویسٹیگیشن آفیسر جس کا نام نثار بھٹی انہوں نے بتایا اس کی شکایت بھی آپ کے پاس آئی تو میں آپ سے حقائق جاننا چاہ رہی ہوں تاکہ فلپ سائڈ دکھائی جا سکے.
निसार भट्टी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट जनरेट होकर नाकिस तफ्तीश की मेरे पास आई। उस वक्त निसार भट्टी चूँकि मेरे अंडर सबॉर्डिनेशन काम कर रहा था, इस केस की ना तो तफ्तीश मेरे अंडर सुपरविजन हुई है और ना निसार भट्टी उस वक्त अंडर मेरे सुपरविजन था जब उसने वो तफ्तीश की। उस रिपोर्ट में बज़ाहिर निसार भट्टी की गफलत और लापरवाही मौजूद थी। ही वॉज गिल्टी, नेगलिजेंस की हद तक, नेगलिजेंस की हद तक वो था। जहाँ तक ये है कि निसार भट्टी के सामने अतराफ़ जुर्म हुआ और उसके बावजूद उसे छोड़ दिया गया, तो इस सवाल का बेहतर जवाब उस वक़्त उनके जो SDPO ऑफिसर हैं या जो SP साहब हैं वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। इंक्वायरी का क्या बना सर? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नेग्लिजेंस की आई उस पर फॉलो अप हुआ कुछ? जी, उस पर बाकायदा उसकी इंक्वायरी करवाई गई। इंक्वायरी के बाद फिर वो महकमाना कार्रवाई सब उसके मुताबिक हुआ। लेकिन उस तफ्तीश में, उस इंक्वायरी में पैसे लेने वाली बात साबित नहीं हुई थी। अच्छा, पैसे नहीं लिए थे सर। वैसे हमने देखा है कि अफसरान OSD भी हो जाते हैं, लेकिन OSD सीम्स टू बी अ हॉलीडे कि बस ठीक है पैसे सैलरी भी आ रही है। पुलिस में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है बात कि रिश्वत लेना SP को भी पता होता है, DIG को भी पता होता है, लेकिन ऑन द पैरेलल साइड ये सिस्टम रुक नहीं रहा, क्यों? देखिए, रिश्वत के हवाले से महकमा पुलिस का जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त है। अब एक पुलिस वाला वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब दे है, वो अपने ऑफिसर को भी जवाब दे है, वो डिसिप्लिन ब्रांच जो हमारी विदन पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरीज होती हैं वो उसको जवाब दे, वो अदालतों को जवाब दे। और अगर जब किसी पर रिश्वत लेना साबित हो जाती है तो ना सिर्फ उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है। आपके सामने मिसालें हमारे मनशियात के सिलसिले में 0.1% मिसालें पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है मर्डर केसेस में। लाहौर में बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं जिसमें वर्सा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि दूसरी पार्टी से पैसे खा लिए। तो इस इमेज को ब्रेक करने के लिए क्या जस्टिफिकेशन आपके पास? देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि कत्ल जैसे संगीन वक़ूए में अगर कोई पुलिस अफसर रिश्वत लेके कातिल को बेगुनाह या बेगुनाह को कातिल बनाता है तो उसका शुमार उसी FIR के कातिलों में किया जाना चाहिए। वो इतना उसने संगीन जुर्म किया है कि उसने उस बंदे को छोड़ दिया जिसने कत्ल किया हो, या किसी ऐसे बंदे को कातिल बना दे अपनी तफ्तीश में जो कि बेगुनाह है, तो उसकी कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे उसने प्रेशर पे किया, चाहे उसने किसी की सिफारिश पे किया, चाहे उसने रिश्वत की बुनियाद पे किया, वो संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और ऐसे केसेस में डिसमिस हुए हैं पुलिस वाले, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि और अगर इसके बावजूद सब कुछ हो रहा है तो उस पुलिस अफसर का जो सुपरवाइजरी अफसर है और जो डिवीज़नल SP है वो इस दुनिया में भी जवाब दें और वो आखिरत में भी उस जुर्म में जवाब दे होंगे कि अगर उनकी सुपरविजन में ये सब कुछ हो रहा है तो वो ज़िम्मेदार है। आज के प्रोग्राम में हमने जितने लोगों से भी बात की है उन सब का तकरीबन यही मानना था कि कत्ल की वारदातों के पीछे असल कहानी या हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, जबकि सामने कोई और चीज़ें आ रही होती हैं। आपस की बात अवाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन नासिर मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।